नमस्कार। आज हम बात करेंगे इतिहास के एक ऐसे पन्ने की जो अक्सर बड़ी बड़ी किताबों में कहीं खो जाता है। ये कहानी है 1774 के हल्बा विद्रोह की। ये असल में मध्य भारत के पहले संगठित यानी ऑर्गेनाइज्ड आदिवासी विद्रोहों में से एक था। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं इस पूरी कहानी को। लेकिन किसी भी विद्रोह को समझने से पहले एक सवाल मन में आता है। सोचिए, आखिर वो कौन सी वजह होती हैं, वो कौन सी परिस्थितियां होती हैं जो एक पूरे के पूरे समुदाय को अपनी ही जमीन पर हथियार उठाने को मजबूर कर देती हैं। और यही सवाल हल्बा विद्रोह की कहानी का दिल है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के किरदारों से, यानी हल्बा समुदाय से। आखिर कौन थे ये लोग? सबसे जरूरी बात यह है कि हल्बा कोई जंगलों में रहने वाला अलग थलग समुदाय नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो बस्तर राज्य के समाज का एक बहुत अहम हिस्सा थे। आप कह सकते हैं कि एक तरह से उसकी रीढ़ की हड्डी थे। खेती बाड़ी हो, कोई दस्तकारी का काम हो या फिर मिलिट्री सर्विस और एडमिनिस्ट्रेशन, हर जगह हल्बा लोगों का एक जरूरी रोल था। लेकिन फिर आया 18वीं सदी का मध्य और चीजें बदलने लगी। हुआ ये कि बस्तर में मराठों का असर बढ़ने लगा और उनके साथ आए बाहर के एडमिनिस्ट्रेटर्स। और इस बाहरी दखलंदाजी ने जो सदियों से एक सिस्टम चला आ रहा था, लोगों के जीने का जो तरीका था, उसे पूरी तरह से उथल-पुथल कर दिया। और जाहिर है इसी उथल-पुथल से विद्रोह की चिंगारी सुलगने लगी। तो चलिए अब उन वजहों को समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि हल्बा समुदाय को बगावत का रास्ता अपनाना पड़ा। देखिए, किसी भी बड़े विद्रोह की वजह कोई एक चीज नहीं होती। इसके पीछे शोषण के आप कह सकते हैं 4 बड़े कारण थे, 4 पिलर्स। पहला, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन यानी आर्थिक शोषण। दूसरा, उनकी जमीन और जंगलों पर बाहर वालों का कंट्रोल। तीसरा, उनके कल्चर में, उनके रहन सहन में दखलंदाजी। और चौथा, बढ़ता हुआ मिलिट्री और पॉलिटिकल प्रेशर। इन सब ने मिलकर एक तरह का बारूद तैयार कर दिया था। बस एक चिंगारी की देर थी। अब ये जो आर्थिक शोषण था, इसको समझने के लिए बेगार प्रथा को समझना बहुत जरूरी है। ये क्या थी? ये एक ऐसा सिस्टम था जिसमें लोगों से जबरदस्ती काम करवाया जाता था और बदले में एक पैसा भी नहीं दिया जाता था। जरा सोचिए, ये कितना अपमानजनक रहा होगा। ये सिर्फ मेहनत की लूट नहीं थी, ये तो सीधे सीधे किसी के आत्मसम्मान पर चोट थी। एक और बड़ी वजह थी ग्राम स्वायत्तता का खत्म होना। मतलब सदियों से गांवों को अपने फैसले खुद लेने का हक था। उनके अपने नियम थे, अपने तरीके थे। लेकिन जब बाहर के एडमिनिस्ट्रेटर्स आए और उन्होंने इन मामलों में टांग अड़ानी शुरू की, तो ये सिर्फ कोई पॉलिटिकल चेंज नहीं था, ये सीधा उनकी पहचान पर, उनके कल्चर पर हमला था। तो जब हालात इतने बिगड़ गए और विद्रोह शुरू हुआ, तो ये था कैसा? क्या ये बस गुस्से में आई एक भीड़ थी जो तोड़फोड़ कर रही थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये कोई भगदड़ या दंगा नहीं था। ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड पूरी कम्युनिटी का आंदोलन था। इसे लीड कौन कर रहा था? गांव के मुखिया, कबीलों के सरदार और नौजवान, सब एक साथ मिलकर। इससे पता चलता है कि उनमें कितनी एकता थी और वो कितनी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे थे। अगर हम इस विद्रोह के फैलने का तरीका देखें तो शुरुआत हुई छोटे-मोटे विरोध से। पहले लोगों ने ज्यादा टैक्स और बेगारी का विरोध किया। फिर जब बात नहीं बनी तो गांव के लेवल पर एडमिनिस्ट्रेटिव चौकियों पर हमले होने लगे। और देखते ही देखते ये आग पूरे बस्तर में फैल गई, एक बड़ा विद्रोह बन गया। और फिर उसके जवाब में सरकार ने बहुत सख्त मिलिट्री एक्शन लिया और 1779 आते-आते इस विद्रोह को पूरी तरह से दबा दिया गया। तो विद्रोह को दबा दिया गया, कुचल दिया गया। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? अक्सर लगता है कि हार के बाद सब खत्म, पर ऐसा नहीं है। चलिए देखते हैं कि इस दमन के बाद क्या हुआ और इसके लॉन्ग टर्म असर क्या हुए। उस वक्त की सत्ता ने इस विद्रोह को दबाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। बहुत सख्त मिलिट्री एक्शंस हुए, गांव-गांव में तलाशी अभियान चलाए गए ताकि विद्रोहियों को पकड़ा जा सके, उन्हें सजा दी जा सके। तो हाँ, अगर हम मिलिट्री के नजरिए से देखें तो ये विद्रोह नाकाम रहा। लेकिन हर हार असल में हार नहीं होती। हाँ, फौरी तौर पर तो यही लगा कि विद्रोह खत्म हो गया, उसे कुचल दिया गया, पर इसका जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट था वो कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा था। इस विद्रोह ने जुल्म के खिलाफ लड़ने की एक परंपरा शुरू कर दी, एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनी। तो हुआ क्या? इस विद्रोह के बाद हल्बा समुदाय पहले से ज्यादा एकजुट हो गया, उनकी अपनी पहचान और मजबूत हुई। इसने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल कायम की कि अन्याय के खिलाफ आवाज कैसे उठाई जाती है।
इतना ही नहीं, इसने शासकों को भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि लोकल लोगों की परंपराओं की इज्जत करना कितना जरूरी है। तो अब आते हैं हम इसके सबसे जरूरी हिस्से पर, इस विद्रोह की ऐतिहासिक विरासत। इसकी हिस्टोरिकल लेगेसी क्या है? आज भी हम इसे क्यों याद करते हैं? देखिए, इसकी सबसे बड़ी ऐतिहासिक अहमियत ये है कि हल्बा विद्रोह को छत्तीसगढ़ के इतिहास का पहला ऑर्गेनाइज्ड, पहला संगठित आदिवासी आंदोलन माना जाता है। ये एक शुरुआत थी, एक नींव का पत्थर। और ये नींव इतनी मजबूत थी कि इसी पर आगे चलकर कई बड़े आंदोलनों की इमारत खड़ी हुई, जिसमें 1910 का मशहूर भूमकाल विद्रोह भी शामिल है। तो एक तरह से हल्बा विद्रोह ने आगे की पीढ़ियों को एक रास्ता दिखाया था। तो आखिर में जो सबसे ज़रूरी बात समझने की है वो ये है कि हल्बा विद्रोह सिर्फ ज़मीन या पैसे के लिए नहीं लड़ा गया था। नहीं, ये लड़ाई थी आत्मसम्मान की, अपनी पहचान बचाने की और सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस की। और ये विद्रोह आज भी हमें यही याद दिलाता है कि जब किसी समुदाय के वजूद पर, उनके सम्मान पर हमला होता है तो वो ज़्यादा देर तक चुप नहीं बैठते।